पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग पूरी दुनिया में चाय के लिए फेमस है, लेकिन इस वक्त वह संकट से जूझ रहा है क्योंकि वहां पे आई है भारी बारिश और लैंडस्लाइड, जिससे कई लोगों की जानें चली गई हैं। और ना सिर्फ दार्जिलिंग में बल्कि कई आसपास के और शहर हैं जो प्रभावित हुए हैं इस भारी बारिश से और लैंडस्लाइड से। और ये जिस राज्य की बात हो रही है वो है पश्चिम बंगाल। तो आखिर इतनी ज्यादा बारिश अचानक से कैसे हुई, ये लैंडस्लाइड कैसे हुआ जिसकी वजह से इतने लोगों की जानें चली गई? क्या उसमें इंसानों की वजह से ऐसा हुआ है या प्राकृतिक आपदा पूरी तरह से इसे हम मान ली जाए? इसके पीछे के कारण क्या थे, साथ साथ इसमें निवारण क्या हो सकते हैं, साथ साथ इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि हम बारिश को नापते कैसे हैं, हम ये समझ सकते हैं कि इस आपदा से निपटने के लिए प्रयास क्या किए जा रहे हैं, क्या किए जाने के लिए शुरुआत हुई है। इन सारी बातों को समझेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने और आप देख रहे हैं दृष्टि IAS का न्यूज प्रोग्राम। सबसे पहले खबर से शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली खबर क्या है। मैंने दार्जिलिंग नाम इसलिए लिया क्योंकि नाम हर किसी को पता है। ये पश्चिम बंगाल के उस क्षेत्र में है जो उप हिमालयी क्षेत्र कहलाता है, यानी कि पहाड़ी इलाके में है। अब ना सिर्फ दार्जिलिंग बल्कि उसके आसपास के हम बात करें, मिरिक क्षेत्र हो गया, दार्जिलिंग हो गया, इसके अलावा जलपाईगुड़ी। अब जलपाईगुड़ी में इन जगहों पे हुआ क्या कि अचानक से लगभग 35 जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। और इस लैंडस्लाइड में आप देखें तो हुई क्यों? बारिश की वजह से। तो कई जगह पे पानी ऐसे भर गया, कई जगह पे जैसे सड़कें थी वो ढह गई, बचा नहीं। और कई घर जो थे वो लैंडस्लाइड में इनके ऊपर मलबा आके दब गया, इन्हें दबा दिया। इसकी वजह से जान माल का नुकसान हुआ। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि ये जो लोग मारे गए इनकी संख्या भी हो सकता है बढ़े। 24 बताई गई है, ये संख्या और बढ़ेगी। अभी एक खतरा क्या बताया जा रहा है? खतरा ये बताया जा रहा है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा कि आने वाले समय में, यानी कि अगले कुछ समय में अभी और बारिश हो सकती है। यहां पे और बारिश होगी तो और लैंडस्लाइड का खतरा है। ये किसने बताया है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने। तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब यहां पे आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें इसमें कौन कौन सी बातें जानना जरूरी है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम यहीं से शुरू करते हैं कि कहा गया कि 12 घंटों में 300 mm से ज्यादा बारिश हुई है। अब ये 300 mm से ज्यादा जो बारिश हुई, जिसकी वजह से सब कुछ कहा जा रहा है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बारिश हुई, अधिकतम 300 के आसपास तक निकला कि 300 mm से ज्यादा बारिश हो गई। तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात फिर हम ये जानेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है कि ऐसा हो रहा है। देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि एक वर्षा मापी यंत्र होता है। अब ये वर्षा मापी क्या है? जिसको हम बोलते हैं रेन गेज। ये इस प्रकार से बेलनाकार होगा और इसमें ऊपर ऐसे करके एक कोन के आकार का इस प्रकार से एक डिजाइन और बना रहेगा। अब यहां पे कुछ ऐसे नंबर डले रहेंगे। अब होगा क्या कि इसे ऐसे ऐसे जगहों पे लगाया जाता है जहां कोई पेड़ पौधा ना आ रहा हो उसके ऊपर, या कोई बिल्डिंग ना हो, यानी कि ऊंचाई वाली जगहों पे जब बारिश नापनी होती है तो ये वर्षा मापी अलग अलग क्षेत्रों में पूरे देश में लगे हुए हैं। अब बारिश जब होगी तो इसमें पानी भरेगा। अब इसमें पानी भरेगा तो इसमें अगर 1 mm पानी भरा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1 वर्ग मीटर में 1 लीटर पानी जमा हुआ। इतनी बारिश हुई है कि हर 1 वर्ग मीटर में 1 लीटर पानी जमा हुआ है। अब हम इस वर्ग मीटर को बढ़ाते जाएंगे, दायरा बढ़ाते जाएंगे, तो ये पानी का दायरा बढ़ता जाएगा। यानी कि एक छोटे से सैंपल से, एक छोटी सी मात्रा के पानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी जगह पे उसके हम आकार बढ़ाते जाएं तो कितनी मात्रा में या कितना आयतन में पानी इकट्ठा हुआ है, यानी कि बारिश हुई है। इस प्रकार से सैंपल लेके पता किया जाता है कि बारिश कितनी ज्यादा हुई। तो 300 mm बारिश जो हुई वो बहुत ज्यादा बारिश थी। बहुत अलग अलग समय पे लिए जाते हैं, फिर उसके बाद कभी कभी अलग अलग जगहों पर लेकर के औसत निकाला जाता है, फिर एक जगह की बारिश का पता चलता है कि यहां पे इतनी बारिश हुई है। चलिए, ये तो बारिश की बात हो गई। कारण की हम बात करें तो 2 कारण जो मुख्य रूप से यहां पे सीधे तौर पे बताए जा रहे हैं, और कुछ कारण जो हैं वो सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन वो कारण है। समझिए कारण को। कारण क्या था इस
लैंडस्लाइड का। हम ये भी समझेंगे एग्जैक्टली लैंडस्लाइड क्या होती है, लेकिन अभी हम पहले मुख्य खबर के कारण पे आते हैं। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में यहां पर लो प्रेशर बन रहा है। लो प्रेशर बनने की वजह से क्या हो रहा है कि जो हवाएं हैं यहां ऊपर उठ रही हैं, और जब ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं तो अब पश्चिम बंगाल की नमी को भी ऊपर लेके जा रही हैं, और वो फिर उसके बाद यहां पे कौन सी जगह है, दार्जिलिंग, एग्जैक्टली यहां पे है। ये पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो आप देख रहे हैं, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे ही है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम चिकन नेक कहते हैं, तो चिकन नेक में ही दार्जिलिंग है। चिकन नेक क्या है एग्जैक्टली, ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य जो हैं, सिक्किम नहीं आएगा इसमें, जो इधर के 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर्स हैं, जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इनसे जोड़ने के लिए, पूरे भारत को ये 7 राज्यों से जोड़ने के लिए यही चिकन नेक काम आता है। बहुत सकरा है, कुछ किलोमीटर का ही है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से इसे जानते हैं। यहीं पे दार्जिलिंग है, और यहीं पे ये बारिश जो हो रही है यहाँ पे लो प्रेशर बनने की वजह से हो रही कहा जा रहा है, क्योंकि यही नमी जो ऊपर गई है फिर आगे चल के कंडेंसेशन होता है और फिर उसकी वजह से बारिश होती है। एक कारण तो ये बताया गया। दूसरा कारण ये बताया गया कि जो पश्चिमी विक्षोभ की, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह, अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो बताया गया इसका मतलब क्या है कि यानी कि एक ऐसी हवा आ रही है भूमध्य सागर की तरफ से जिसमें नमी है, उसकी वजह से, यानी कि मोटा कारण है। इसके बारे में आपको विस्तार से जानना है तो चैनल पे आप अलग से सर्च करेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन जो सीधे कारण बताए गए हैं पहले उसको समझ लीजिए। 2 हैं। अब एक तो मैंने क्या बताया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। दूसरा कारण क्या बताया मैंने, लो प्रेशर, कहां पे, बंगाल की खाड़ी पे। लेकिन और भी कारण हैं। एग्जैक्टली कारण की बात करें तो कुछ कारण जैसे कि आपदा से जुड़े हुए हैं। हम आपदा को समझेंगे तो इसको समझेंगे। 20वीं शताब्दी में, यानी कि पिछले 100 साल और अभी 21वीं शताब्दी के 25 साल, 125 सालों में कई बार यहां पे लैंडस्लाइड हुई है। यानी कि चूंकि ये हिमालयी क्षेत्र में ही आता है, ये उप हिमालयी क्षेत्र में, तो हिमालयी क्षेत्र बहुत पुराना पर्वत नहीं है, प्राचीन पर्वत नहीं है, तो यहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं अमूमन आप देखेंगे पूरे हिमालयी क्षेत्र में होती ही रहती हैं। बारिश के मौसम में स्पेशली होती हैं, बारिश का जो सीजन आता है तब होती हैं। अभी बारिश हुई तभी ये लैंडस्लाइड हुई, आपने देखा। तो इसका मतलब कि एक प्राकृतिक वजह है, तो एक प्राकृतिक कारण हमें समझ में आता है। लेकिन क्या इतना ही है, ऐसा नहीं है। मानवीय गतिविधियां भी बढ़ी हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ मानव की गतिविधियां बढ़ेंगी, सड़कें और बनेंगी, पुल और बनेंगे, भवन और बनेंगे, ऑफिसेस और बनेंगे। निर्माण कार्य जब होगा तो सीधी सी बात है, जो संरचना बहुत मजबूत नहीं है, ज्यादा पुरानी नहीं है, जहां लैंडस्लाइड के चांसेस ज्यादा हैं, वहां और हो सकते हैं। तो यह एक मानव को भी एक कारण यहां पे हम कहते हैं, यानी कि मानव की गतिविधियों का कारण कह सकते हैं। दोनों कारण हैं। तो ये तो कारणों के हम जो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी यहां पे देखिए वन की कटाई भी एक कारण है, क्योंकि वनों की कटाई से भी अगर हो रही है तो लैंडस्लाइड उसकी वजह से होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब यहां पे देखिए हमें समझना पड़ेगा आपदा को एग्जैक्टली, क्योंकि ये सारा मामला आपदा का है, तो आपदा को लेकर के सवाल आपके सामने बनते हैं बहुत सारे इस टॉपिक से। जैसे कि अब यहां पे चूंकि एक बात तो यह है कि इस आपदा से नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी हमारी जो है कमजोर होती है, तो वो एक चिंता वाली बात है। दूसरी बात कि पूरे देश में कहीं भी आपदा आएगी तो चिंता वाली बात तो है। तो पहले हम समझें कि आपदा है क्या। आपदा अपने आप में क्या है, सबसे पहली बात ये एक दुर्घटना है, ठीक है, एक बुरी घटना। दूसरी बात ये अचानक से होगी, त्वरित होगी और अप्रत्याशित होगी, यानी कि प्रत्याशा नहीं की जा सकती थी कि अचानक से इतनी ऐसी विशाल घटना हो जाएगी और इससे होगा क्या, जान माल का नुकसान होगा। क्या इतना ही है आपदा का मतलब? एक और है, हमें सहायता की जरूरत पड़ेगी। कहीं पे आपदा अगर आई है तो इसका मतलब है कि सहायता की भी आवश्यकता है। तो ये तो है कि आपदा से ये सारी बातें जोड़ के समझ जाएंगे तो आपदा क्या है आपको समझ में आ जाएगा।
अब बात आती है आपदा कितने प्रकार की होती है। तो जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, मानवीय और प्राकृतिक दो कारण हो सकते हैं। प्राकृतिक में हम देखें तो आपदा किसको कहेंगे, भूकंप को भी कहेंगे, भूस्खलन को भी कहेंगे। इसके अलावा बाढ़ जो आ रही है ये भी हो गया, और बहुत सारी हैं, बहुत सारी आपदाएं हैं। लेकिन मानवीय में हम कहेंगे जैसे जैविक आपदा, जैसे कोई बीमारी है, जैसे स्वाइन फ्लू है, या हम कहेंगे जैसे परमाणु संयंत्र से संबंधित कोई आपदा आ गई, रासायनिक आपदा आ गई, तो नाभिकीय या रासायनिक आपदा ये हो सकती है। तो अभी हम बात जिसकी करने वाले हैं वो भूस्खलन की है, ठीक है। अब ये भूस्खलन जो है अपने आप में दुनिया की प्रमुख जितने भी आपदाएं हैं, बड़ी आपदाएं स्पेशली प्राकृतिक में, उसमें तीसरे नंबर पे आता है। और भारत की हम बात करें तो भारत में भी हम देखें तो जो पूरी दुनिया में जहां पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होती है उसमें टॉप 4 में से एक भारत भी है। यानी कि भूस्खलन बहुत बड़ी समस्या है भारत। अब भारत में कहां कहां भूस्खलन है उसके लिए एक पूरा मैप है जिसका पता चलता है कि एग्जैक्टली कहां कहां पे भूस्खलन होते हैं, वो इसरो तैयार करता है। अब वो इसरो उसके लिए पूरा एटलस देता है कि कहां कहां पे भूस्खलन के चांसेस। 2019 में हम अगर बात करें तो राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति आई थी। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति 2019। इसके माध्यम से प्रयास ये किया गया कि मैप तैयार होंगे, यानी कि खतरे पहचाने जा सके कि भारत के नक्शे पे किस किस राज्य में कहां कहां पे, जैसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ या हिमालयी क्षेत्र की तरफ ज्यादा दिखेगा, पश्चिमी घाट की तरफ ज्यादा भूस्खलन के खतरे दिखाई देते हैं। उसके बाद उसके लिए क्या उपाय किए, तो हमें ये समझ में आई कि पहले एक तो मैप के बेस पे उसे समझना पड़ेगा, उसके बाद उसके उपाय देखने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि उपाय तो बाद में होंगे, चेतावनी के लिए क्या क्या प्रयास किया जा सकता है। तो ये प्रकार की जो रणनीति में ये सारी बातें कवर करने का प्रयास किया गया। खैर ये तो अलग बात है, और क्या प्रयास किया गया आपदाओं से निपटने के लिए हमारे देश में, प्रयास क्या किया गया है। तो एक बड़ा प्रयास अगर हम देखें आपदाओं से निपटने में है तो वो एक अपने आप में प्राधिकरण है, NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये कैसे आया अस्तित्व में, NDRF आया 2005 का एक कानून है जिसको हम क्या बोलते हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के माध्यम से। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के माध्यम से NDRF का गठन होता है। NDRF पूरे देश में कार्य करता है आपदा से जुड़े मामलों में निपटने के लिए, बचाव के लिए, चेतावनी के लिए, उपाय के लिए, सलाह के लिए, बहुत सारे मामलों। यहां पे बचाव दल भी होते हैं, NDRF में बटालियन है बहुत सारी। तो NDRF में कई बटालियन बनी। NDRF अगर हम बात करें आया ही क्यों अस्तित्व में, सवाल ये आ रहा होगा कि आपदा तो लंबे समय से आ रही है, लेकिन एक ऐसा समय आया, स्पेशली हम बात करें 1999 में, तो उड़ीसा में एक बड़ा ही खतरनाक चक्रवात आया, सुपर साइक्लोन। फिर उसके बाद 2001 की बात करें तो गुजरात में भूकंप आया। फिर अगर 2004 की बात करें तो उस वक्त सुनामी आई, देश में सुनामी संकट आया। तो ये जो आए कुछ कुछ साल के अंतर में, जिससे देश में महसूस हुआ कि हमें कुछ एक खास तरीका डेवलप करना पड़ेगा आपदाओं से निपटने के लिए। और उसके बाद फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम आता है, फिर उसके बाद उसी के अंतर्गत NDRF बनता है। अब ये तो बात हो गई। चलिए अब यहां पे हमें यह समझना पड़ेगा कि NDRF मैंने कहा था बटालियन होती हैं। मैं आपको सिर्फ पश्चिम बंगाल तक की खबर नहीं, उसके आगे की भी चीजें बता रहा हूं कि अभी क्या प्रयास चल रहे होंगे, आपको अंदाजा चले। राज्य के स्तर पर भी प्रयास चलते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी।
तो यहां पर अब देखिए, जो मैंने बटालियन की बात कही थी, शुरू में 8 बटालियन थी, अभी 16 बटालियन है, और हर एक बटालियन में 1149 सदस्य हैं। आप सोचिए, सदस्यों की संख्या इस प्रकार से फिक्स की गई है। और एक, अब देश में तो राज्य कई ज्यादा हैं, तो बटालियन 16 है, तो एक बटालियन के पास एक से ज्यादा राज्य भी मिल जाएंगे। उसको अगर समझना है तो उसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये मैप है, अगर आप देखें तो ये वेस्ट बंगाल में हरिनघटा ये है बटालियन है, और इसी तरह से बहुत सारी बटालियन आपको जो दिख रही हैं अलग अलग, जैसे कि एक वाराणसी बटालियन है, इसमें उसके 3 क्षेत्र दिखाई देंगे, एक गोरखपुर, लखनऊ, भोपाल। तो हम देखें तो यूपी और एमपी दोनों के लिए ये काम कर रही बटालियन। उसी तरह से आप देखें तो अलग अलग राज्यों में, जैसे कि ये एक ही कलर में है, यानी कि एक ही बटालियन है। इसी तरह से 16 बटालियन है पूरे देश में, ठीक है। मुख्य रूप से ये था, आप चाहें तो इनके नाम देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यही है, देश में 16 बटालियन है, उसके अंदर कितने मेंबर हैं, ये बटालियन के लोग कहां से आ रहे हैं। फिर ये सवाल होगा कि ये जो बटालियन है, ये जो सदस्य हैं, ये जो बटालियन है, इसमें लोग कहां से आए, तो इसमें लोग आए CAPF से, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। वहां पे जो सशस्त्र बल हैं, उन सशस्त्र बलों से, CAPF से सशस्त्र बल जो उसके अंदर बहुत सारे हैं, उनसे लोगों को लिया गया और यहां पे शामिल किया गया। ये ना सिर्फ भारत के स्तर पे आपदाओं के समय पे, उसके बाद धीरे धीरे कई मामलों में लाखों लोगों की इन्होंने जानें बचाई, राहत कार्य किए अलग अलग राज्यों में, देश में समय पड़ने पर जब भी आपदा आई। विदेश में भी इनकी कई बार टीमें भेजी जा चुकी हैं, तो ये एक बड़ी बात है। चलिए, तो अभी यहां पे जितनी बातें आई उसमें ये बात तो समझ में आई कि हमारी तरफ से उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन उसे और प्रभावी बनाने की जरूरत है। जैसे एक मांग उठ रही है, चूंकि हमने कहा अभी चिकन नेक की बात की, हमने कहा कि वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल मांग हो रही है। उपायों को लेकर के हम बात करें, एक मांग हो रही है। मांग किस बात की है, एक ऐसी संस्था तैयार हो जो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए आपदा से संबंधित मामलों में क्या करे, अन्वेषण करे, अध्ययन करे, ट्रेंड समझे, और उसके बाद वहां के हिसाब से चेतावनी तैयार करे, और उसके हिसाब से वहां के राज्य उपाय और देश की सरकार वहां पे उपाय लेके आए। तो वो एक वहां के हिसाब से अलग से पूरा ढांचा तैयार हो, उसकी मांग हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अभी भी जो उपाय हैं, उन उपायों को लेकर के और ज्यादा उससे बेहतर तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। तीसरी बात है कि मानव की गतिविधि को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, यानी कि जहां पे गतिविधि नहीं की जानी चाहिए, जहां पे सीधा असर दिखता है, उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यानी कि प्रकृति के ऊपर तो हम सब कुछ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम भी जिम्मेदार हैं, तो मानव की गतिविधि पर नियंत्रण होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, देखिए, सिर्फ लैंडस्लाइड का मसला नहीं है, बारिश जो हो रही है, और ये जो तेज बारिश हो रही है, कि हम ये नहीं कह सकते कि लो प्रेशर बन रहा है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। जलवायु परिवर्तन एक बड़ी बात है, क्योंकि जो मानसून लौट रहा था वो उस तरह से लौट नहीं रहा है। जलवायु परिवर्तन का सिर्फ एक जगह पे नहीं है, वो तो पूरी दुनिया पे है। और वो जलवायु परिवर्तन को भी अगर हम देखें तो मानवीय गतिविधियों की वजह से हो रही है। तो हम देखें तो जलवायु परिवर्तन एक कई सालों से इंसानों ने जो इतना ईंधन दहन किया, जीवाश्म ईंधन, उसका एक पीछे का एक रीजन दिखाई देता है, समझ में आता है। तो वो हमें समझना पड़ेगा कि अंतिम रूप से हमारे हर एक छोटा छोटा स्टेप जो होता है, जैसे हम सिंगल यूज प्लास्टिक जो इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग टर्म में उसका बड़ा नुकसान होगा। तो हमें अपनी गतिविधियों को निजी स्तर पर, अपने स्तर पर, देश के स्तर पर, देश की सरकार को, इस प्रकार से वैश्विक स्तर पर वैश्विक मंचों को प्रयास करने होंगे इस मामले में। चलिए, और कुछ बातें हैं जो आपको जानना, आपकी तरफ से जानना जरूरी है। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे एक ही आपदा नहीं है, बहुत सारी है। जैसे कि बारिश बहुत ज्यादा होती है, बारिश के पीछे की वजह क्या थी, मैंने बताया था, जलवायु परिवर्तन। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो लैंडस्लाइड का खतरा अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि लैंडस्लाइड का मतलब ही क्या होता है, लैंडस्लाइड का मतलब ये होता है जो चट्टान होती है, जो मिट्टी होती है, जो मलबा होता है, वो खिसक कर नीचे की आने तरफ लगता है, यानी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उस पर ज्यादा प्रभावी हो जाता है, वो नीचे की तरफ आने लगता है, पकड़ उसकी कमजोर होती है। और ये कैसे होगा, 3 ही चीजों पे होगा, या मानव की गतिविधि पे, जब वो बहुत ज्यादा संरचना बनाएगा, सड़क बनाएगा, कुछ निर्माण करेगा, या फिर प्राकृतिक कारण से, या फिर
हम कैसे, या भूकंप जैसे हो सकता है, या फिर भारी बारिश हो सकती है और उसकी वजह से जो बाढ़ आएगी वो हो सकती है। तो ये बातें थी। चलिए, उपायों को लेकर के जो चिंताएं हैं, संस्थागत ढांचे की मांग है, जो प्रयास अभी किए जा रहे हैं उसमें और सुधारी करने की मांग है, क्षमता निर्माण और बढ़ाने की हमें आवश्यकता है, ये सारी चीजें हैं। चलिए, अब एक सवाल है, छोटा सा है, सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल ये है, मैं लिख के ही बोल के पूछ लेता हूं, 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगी कि एनडीआरएफ का गठन जो हुआ वह आपदा प्रबंधन अधिनियम, जैसे 2 कथन है, पहला कथन है एनडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 के माध्यम से हुआ, और दूसरा कथन है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में लैंडस्लाइड की घटना हुई। अब ये 2 स्टेटमेंट हो गए। अब आपको बताना है इसमें से कितने सही हैं। ए केवल 1, बी है आपका केवल 2, सी है आपका 1 और 2 दोनों, और डी है आपका ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।